नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये घटी थी असलियत में। हाँ, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव डॉडलस्टन में 1980s के दशक की ये घटना वाकई हैरान करने वाली है। इसे द वर्टिकल प्लेन या द डॉडलस्टन मैसेजेस के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, इसमें समय का एक अजीब खेल शामिल है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः केन वेबस्टर की किताब द वर्टिकल प्लेन और कुछ दूसरे साक्षात्कारों और दस्तावेजों से आती है। तो आज हम इसी में गोता लगाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। साल था 1984। जगह चेशायर, इंग्लैंड का एक गांव डॉडलस्टन। शांत सा इलाका। हाँ, और वहां एक पुराना कई सौ साल पुराना कॉटेज था, मीडो कॉटेज। अच्छा। इसी कॉटेज में 3 लोग रहने आते हैं। केन वेबस्टर जो एक टीचर थे, उनकी प्रेमिका डेबी और उनका एक दोस्त पीटर। ठीक है, पुरानी इमारत, नए लोग, कहानी का सेटअप तो एकदम क्लासिक है। बिल्कुल। तो केन उस जमाने के हिसाब से एक नई चीज, एक बीबीसी माइक्रो कंप्यूटर कॉलेज से कुछ वक्त के लिए उधार लेकर आते हैं। बीबीसी माइक्रो। हाँ, 80s की शुरुआत में ये बड़ी चीज थी। सही। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। फिर एक शाम जब वो लोग घर लौटे तो देखा कि कंप्यूटर बंद है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है। बंद कंप्यूटर पे? ये कैसे? यही तो अजीब था। एक छोटी सी कविता जैसी लाइनें थी अंग्रेजी में, कुछ ऐसा कि मैं तुम्हें भरोसे में लिख रहा हूं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम सच्चे दोस्त हैं। पहली बार में क्या सोचा उन्होंने? उन्हें लगा कि ये उनके दोस्त पीटर का ही मजाक होगा जो साथ रहता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला शक तो किसी अपने पर ही जाता है ना, खासकर तब जब ऐसी चीजें आम नहीं थी। पर पीटर ने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, शायद कोई तकनीकी गड़बड़ होगी या पास से कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ इंटरफेरेंस हो गया होगा। हो सकता है। उन्होंने वो मैसेज मिटा दिया। बात खत्म। पर ये बस शुरुआत थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद स्क्रीन पर फिर एक मैसेज आया, बंद कंप्यूटर पर ही, लेकिन इस बार भाषा बिल्कुल अलग थी। पुरानी अंग्रेजी। पुरानी अंग्रेजी? कितनी पुरानी? ऐसी जिसमें दाओ, तू तुम हाँ और दोस्त, करता है करती है जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। हाँ। लिखा था, ट्रू आर द वर्ड्स दैट दाउ डोस्ट रीड, फॉर आई एम दाई फ्रेंड। मतलब सच्चे हैं वो शब्द जो तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। अरे बाप रे, ये तो शेक्सपियर के जमाने की भाषा है, 16वीं-17वीं सदी की। बिल्कुल। अब उनका शक गहरा गया। ये कोई आम मजाक नहीं लग रहा था। हाँ, जाहिर है, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। कोई लगातार उनके बंद कंप्यूटर पर पुरानी अंग्रेजी में संदेश छोड़ रहा था। केन ने तय किया कि वो पता लगाएंगे कि माजरा क्या है। उन्होंने कंप्यूटर पर टाइप किया, तुम कौन हो? और क्या जवाब मिला? थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। फिर स्क्रीन पर अक्षर धीरे धीरे दिखने लगे। जवाब आया, मैं लूकास हूं। लुकास? हाँ, और आगे लिखा था, मैं इस घर में सन 1546 में रहता था, ये मेरा घर है। क्या? 1546? मतलब 450 साल पहले? हाँ, और उसने ये भी लिखा, तुम लोग मुझे किसी भूत या आत्मा जैसे लगते हो जो एक रोशनी के बक्से से मुझसे बात कर रहे हैं। रोशनी का बक्सा यानी कंप्यूटर? हाँ, वो 1546 से बात कर रहा था और उन्हें भूत समझ रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय तो था ही। आगे और बातचीत हुई। पता चला कि उसका असली नाम शायद टॉमस हार्डन था, पर वो खुद को लुकास कहता था। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था और उस वक्त इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम था। हेनरी अष्टम का समय 1546। ओह, मतलब 2 अलग अलग जमानों के लोग 450 साल के फर्क से एक ही जगह मीडो कॉटेज में किसी तरह बात कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? यही तो सवाल था। केन वेबस्टर, जैसा मैंने कहा, टीचर थे, लॉजिकल आदमी थे। उन्होंने इस पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया। सही किया। उन्होंने इसकी सच्चाई परखने का फैसला किया। सबसे पहले भाषा पर ध्यान दिया। क्या ये वाकई उस जमाने की अंग्रेजी थी? ये अहम सवाल है, क्योंकि 16वीं सदी की भाषा की नकल करना, उसके मुहावरे, उसका लहजा आसान नहीं है, खासकर 1980s में जब इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं। उन्होंने भाषा के जानकारों से संपर्क किया, उन संदेशों का विश्लेषण करवाया। और क्या नतीजा निकला? एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की, कहा कि ये भाषा, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य बनाने का तरीका, ये सब पूरी तरह से
16वीं सदी के मध्य की अंग्रेजी से मेल खाता है। कोई आम आदमी इसे इतनी आसानी से नहीं बना सकता। बाप रे, मतलब भाषा तो असली थी। हाँ। फिर केन ने दूसरा कदम उठाया, ऐतिहासिक सवाल पूछने शुरू किए। जैसे उस वक्त राजा कौन है, यहाँ पास के चर्च में क्या चल रहा है, तुम्हारे जमाने में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, छोटी छोटी बातें। और लुकास यानी टॉमस ने जवाब दिए और बहुत विस्तार से दिए। उसने उस समय के घटनाओं का, लोगों का, यहाँ तक कि वहां के जमींदार कौन थे, इन सब बातों का जिक्र किया। लेकिन क्या ये बातें सच थीं? इन्हें वेरीफाई किया जा सकता था? यही तो सबसे कमाल की बात है। केन और उनके दोस्तों ने लाइब्रेरियों में घंटों बिताए, पुराने दस्तावेज, चर्च के रिकॉर्ड, इतिहास की किताबें, सब खंगाला। और टॉमस ने जो भी बताया था वो एक एक बात ऐतिहासिक रूप से सही निकली, उस दौर के रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच करती हुई। ओह, ये तो सिर्फ भाषा जानने वाला मामला नहीं रहा, अब उसे उस वक्त की गहरी जानकारी थी। बिल्कुल, वो कोई टाइम कैप्सूल जैसा था जैसे। पर यह बातचीत एक तरफा नहीं थी। मतलब? टॉमस ने भी सवाल पूछे। हाँ, वो भी 1980 के दशक के बारे में उतना ही हैरान और जिज्ञासु था। उसने पूछा, तुम्हारी दुनिया में रानी कौन है? और जवाब क्या दिया केन ने? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। हाँ, और सोचिए टॉमस के लिए ये कितना अजीब रहा होगा। उसने कंप्यूटर को तो रोशनी का डब्बा कहा ही था। हाँ, वो तो बताया था आपने। बिजली को उसने अनदेखी शक्ति कहा। उसके लिए ये सब जादू जैसा रहा होगा, है ना? या शायद डरावना भी। यकीनन एक अलग ही दुनिया दिख रही थी उसे उस रोशनी के डब्बे के जरिए। तो ये एक तरह का मतलब टाइम ट्रैवल कम्युनिकेशन बन गया था, दो युगों के बीच एक पुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक और परत जुड़ जाती है इसमें। एक और परत। अब क्या हुआ? एक दिन जब केन और टॉमस की बातचीत चल रही थी, वो अचानक कट गई और स्क्रीन पर एक बिल्कुल अलग तरह का मैसेज आया। अलग तरह का? कैसा? न तो वो आज की अंग्रेजी थी, न टॉमस की पुरानी अंग्रेजी। ये भाषा बहुत ज्यादा टेक्निकल, जटिल और थोड़ी भावनाओं से रहित, ठंडी सी थी। कोई तीसरा? ये कौन था? कहां से आया ये मैसेज? यहीं से कहानी और ज्यादा उलझ गई। मैसेज भेजने वालों ने दावा किया कि वो लोग भविष्य से हैं। भविष्य से? किस साल से? साल 2109 से। 2109? मतलब 100 साल से भी ज्यादा आगे से। हाँ, उन्होंने कहा कि वो इस संपर्क को, यानी केन और टॉमस की बातचीत को मॉनिटर कर रहे हैं और एक तरह से इसे मुमकिन बनाने में उनका भी हाथ है। बाप रे, ये तो अब 3 टाइमलाइन एक साथ आ गए। 1586, 1985 और 2109। ये क्या हो रहा था? उनका मकसद क्या था? उनका रवैया बड़ा अजीब था। वो खुद को सिर्फ 2109 कहते थे। कभी तो वो केन और टॉमस की बातचीत में मदद करते, कोई जानकारी दे देते। अच्छा। और कभी जानबूझकर रुकावट डालते, मैसेज बिगाड़ देते। उन्होंने केन को चेतावनी भी दी कि इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना। ये तो कंट्रोल करने जैसा लग रहा है। और उन्होंने टॉमस के बारे में क्या कहा? उसे क्यों चुना गया? उन्होंने बताया कि टॉमस को उन्होंने ही चुना था क्योंकि वो अपने जमाने के हिसाब से काफी समझदार, जिज्ञासु और खुले दिमाग का था। तो टॉमस एक तरह से उनकी किसी प्रयोग का हिस्सा था, बिना जाने। और इस पूरी चीज को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे नाम दिया द वर्टिकल प्लेन। द वर्टिकल प्लेन, सीधा तल। इसका क्या मतलब? उनके मुताबिक मीडो कॉटेज वो घर भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगह पर था जहां समय की अलग अलग परतें, लेयर्स ऑफ टाइम, किसी वजह से बहुत करीब और कमजोर थीं। मतलब समय सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि उसकी परतें ऊपर नीचे भी हैं और वो एक दूसरे को छू सकती हैं। कुछ ऐसा ही। और इसी वजह से ये 3 तरफा संपर्क मुमकिन हो पाया था। उनका कहना था कि उनका मकसद मानव चेतना और समय को समझना है, पर उनके असली इरादे वो कभी साफ नहीं हुए। वर्टिकल प्लेन, ये शब्द ही कितना कुछ कह देता है। समय शायद एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गहरा समंदर है। ये सोच ही दिमाग घुमा देती है। और ये 2109 वाले, ये क्या थे? ऑब्जर्वर्स या कुछ और? हाँ, ये सवाल तो थे ही। केन, डेबी और पीटर तो अब पूरी तरह से इन 3 टाइमलाइन के बीच फंस गए थे। उनका अपना वक्त 1985, टॉमस का अतीत 1546 और ये रहस्यमयी भविष्य वाले 2109। सोचिए उनके दिमाग पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, लगातार ऐसा अनुभव, और वो भी इतने लंबे समय तक, ये तो किसी को भी हिला कर रख दे। और असर सिर्फ दिमागी नहीं रहा, धीरे धीरे चीजें बदलीं। ये मामला अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा। मतलब? घर में,
अजीब भौतिक घटनाएं होने लगीं। ऐसा लगा जैसे वो समय की परतें सिर्फ बातों में नहीं, असलियत में टकरा रही हों। भौतिक घटना है। क्या हुआ? कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे एक दोपहर डेबी ने बगीचे में एक आदमी को देखा। उसने पुराने जमाने के हरे रंग के कपड़े पहने थे। हरे कपड़े? पुराने जमाने के? हाँ, वो बस खड़ा रहा, डेबी को देखता रहा और फिर जैसे हवा में घुल गया, गायब। अरे, कौन था वो? क्या वो टॉमस? कह नहीं सकते, पर ये बहुत डरावना था। बात अब सिर्फ स्क्रीन के मैसेज से आगे बढ़ गई थी। हाँ, ये तो सीधे सीधे उनके रियल वर्ल्ड में दखल हो गया। और कुछ हुआ? हाँ, घर में कभी कभी अचानक से जली हुई लकड़ी की या किसी अजीब मसाले की गंध आने लगती थी, जबकि कहीं कुछ जल नहीं रहा होता था। छोटी मोटी चीजें जैसे मेज पर रखी चाबी या कोई किताब वो अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई मिलती थी। बहुत हल्का सा, पर पता चल जाता था। तो ये वहम नहीं था, ये चीजें सच में हो रही थी। ये कहानी को और भी ज्यादा अजीब बना देता है। बिल्कुल। और फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने सबके होश उड़ा दिए, दिमाग को एकदम झकझोर देने वाला। अब क्या हुआ? एक दिन टॉमस से बात हो रही थी। उसने बातों बातों में केन को बताया कि वो भी आजकल एक किताब लिख रहा है। टॉमस 1546 में? क्या लिख रहा था वो? केन ने भी यही पूछा और टॉमस का जवाब वो सुनने लायक था। टॉमस ने कहा, मैं उन आत्माओं के बारे में लिख रहा हूं जो एक रोशनी के डब्बे से मुझसे बात करती हैं। क्या? आत्माएं? रोशनी का डब्बा? मतलब केन, डेबी और पीटर, वो लोग जो उससे 1985 से बात कर रहे थे। ओह! और टॉमस ने आगे कहा, वो आत्माएं मुझे अपनी दुनिया के बारे में जो कुछ बताती हैं, मैं वही सब अपनी किताब में लिख रहा हूं। रुकिए, इसका मतलब केन वेबस्टर 1985 में जो अनुभव कर रहे थे, जिसके बारे में वो बाद में द वर्टिकल प्लेन नाम की किताब लिखेंगे, हाँ, वही जानकारी वो बातचीत में टॉमस को दे रहे थे। हाँ, और टॉमस उसी जानकारी को 1546 में अपनी किताब में लिख रहा था। बिल्कुल यही। ये तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। क्लासिक टाइम लूप। मतलब जानकारी का कोई ओरिजिनल सोर्स ही नहीं है ना, दिमाग घुमाने वाली बात। अरे बिल्कुल। केन की किताब का आधार टॉमस से बातचीत है और टॉमस की किताब का आधार केन से बातचीत। तो ये जानकारी आई कहां से? कौन किसकी कहानी लिख रहा है? इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। ये तो पूरी घटना की प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये समझना लगभग नामुमकिन था उनके लिए भी, पर ये सिलसिला चलता रहा लगभग 18 महीने। 18 महीने? 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल तक केन, डेबी और पीटर ने टॉमस और कभी-कभी उन 2109 वालों से ये अजीबोगरीब संपर्क बनाए रखा। केन और टॉमस ने अपनी जिंदगी की बातें की, अपने जमाने के डर, उम्मीदें, रोज की चीजें। वो जैसे दोस्त बन गए थे, 450 साल की दूरी के बावजूद। 1.5 साल तक ऐसा चलना, ये भी अपने आप में कमाल है। फिर क्या हुआ? क्या ये हमेशा चलता रहा? नहीं, एक दिन बिल्कुल अचानक सब बंद हो गया। बंद हो गया? मतलब टॉमस के मैसेज आने बंद हो गए एकदम से। और वो 2109 वाले, उन्होंने एक आखिरी मैसेज छोड़ा, बहुत ही क्रिप्टिक, रहस्यमयी सा, और फिर वो भी गायब। कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम शांत हो गई और फिर कभी कोई मैसेज नहीं आया। केन ने बहुत कोशिश की दोबारा संपर्क करने की, उसी कंप्यूटर पर वैसे ही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कनेक्शन, वो वर्टिकल प्लेन जैसे हमेशा के लिए बंद हो गया था। ओह, 1.5 साल का वो अजूबा और फिर अचानक सब खत्म। उनके लिए कितना अजीब और खालीपन वाला एहसास रहा होगा। बिल्कुल, समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब का क्या मतलब निकालें। उनकी जिंदगी का एक पूरा चैप्टर अचानक बंद हो गया था और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया को ये कैसे बताएं? कौन मानेगा? लेकिन केन वेबस्टर ने ये किया, उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस पूरे अनुभव को लिखने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने सारे मैसेज के प्रिंट आउट, अपनी डायरी के नोट्स, अपनी यादें सब जमा किया और किताब लिखी। हाँ, 1989 में किताब छपी, द वर्टिकल प्लेन। और बस जैसे ही किताब आई, हंगामा मच गया। होना ही था। कैसी प्रतिक्रियाएं मिली? लोगों ने क्या कहा? दुनिया बट गई। साफ तौर पर 2 खेमे बन गए। अच्छा। एक तरफ थे आलोचक, उन्होंने कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे होशियारी से बनाया गया धोखा है। उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि केन वेबस्टर खुद टीचर और राइटर थे। हो सकता है उन्हें पुरानी अंग्रेजी आती हो और उन्होंने ये सारी कहानी बस मशहूर होने और पैसा कमाने के लिए गढ़ दी। ये शक तो बनता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यकीन कर रहे थे, उनका तर्क भी मजबूत था। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक 2 और गवाहों, डेबी और पीटर के सामने इतना बड़ा और जटिल धोखा करना नामुमकिन है। हाँ, ये बात भी है।
भाषा की बारीकियां, ऐतिहासिक डिटेल, वो इतनी सटीक थीं कि बिना इंटरनेट वाले उस जमाने में किसी एक आदमी के लिए ये सब गढ़ना बहुत मुश्किल था। और उन भौतिक घटनाओं का क्या? वो बगीचे वाला आदमी, वो गंध, चीजों का हिलना। बिल्कुल। आलोचक इनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इन चीजों ने कहानी को सिर्फ एक दिमागी खेल से ज्यादा बना दिया था। तो मामला सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक नहीं था, ये बात अहम थी। हाँ, इस कहानी ने बहुत ध्यान खींचा। बीबीसी ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसमें केन, डेबी, पीटर के इंटरव्यू थे, एक्सपर्ट्स की राय थी। उससे ये कहानी और फैली। तो आज, इतने साल बाद, क्या हम कुछ ज्यादा जानते हैं? क्या कोई नतीजा निकला है? सच कहूं तो नहीं। सवाल आज भी वही है। द वर्टिकल प्लेन आज भी एक बड़ी पहेली है। विज्ञान, इतिहास, पैरानॉर्मल, सबके लिए एक अनसुलझा रहस्य। क्या ये एक बहुत बड़ा धोखा था? या किसी सामूहिक भ्रम, किसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का नतीजा? या फिर क्या वाकई केन, डेबी और पीटर ने समय के पार झांक लिया था? किसी दूसरे युग से बात कर ली थी? हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते हैं। शायद कभी जान भी ना पाए। लेकिन ये घटना हमें मजबूर करती है सोचने पर, हमारी अपनी समझ पर सवाल उठाने पर। हाँ, समय क्या है? क्या वो सीधी रेखा में ही चलता है? वास्तविकता की कितनी परतें हैं? क्या ब्रह्मांड में ऐसे और भी रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते? ये हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ शायद बहुत अधूरी है। जितना हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अनदेखा, अनजाना है। बिल्कुल। तो मीडो कॉटेज में उस बीबीसी माइक्रो कंप्यूटर पर जो हुआ, वो हमेशा इतिहास के सबसे अजीब, सबसे दिलचस्प और दिमाग को चकरा देने वाले रहस्यों में गिना जाएगा। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या दुनिया में ऐसी और भी जगहें हैं, और भी वर्टिकल प्लेन्स, जहां समय की परतें एक दूसरे से मिलती हों और हमें पता भी ना हो। इस पर सोचते रहना ही अपने आप में एक सफर है।